नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ आपके ही कमेंट्स के हिसाब से मैं कुछ कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। फर्स्ट कंपनी है जिसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बहुत दिनों से इस कंपनी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं इस कंपनी के जो चार्ट बना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर अभी इस टाइम में आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि शेयर में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। कंपनी का ओवरऑल जिस टाइम ऑफ पीरियड में एंट्री हुआ था उस लेवल से अगर देखा जाए करंट लेवल तक 17% का करेक्शन है और ओवरऑल टोटल जो गिरावट हुआ था वो 30% के आसपास था। और मैं इंतजार भी किया था कि इसका जो कप बना है उस कप का जो लो है यहाँ पे देख सकते हैं। एक्चुअली कप नहीं, यहाँ पे शोल्डर, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो इसका जो हेड का जो लो है उसी लो को अगर मार्किंग करूँ, उसी लो के बेसिस में देखा जाए इस लो को जो टच किया 260 रुपीज़ के आसपास, इस लेवल का अगर टच करता तो मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एवरेज जरूर कर लेता। अभी जब इस पैटर्न को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे इतना बड़ा फॉल हो चुके हैं, तो क्या फिर से उसको रिकवरी कर पाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले आपको कंपनी का फाइनेंशियल को देखना पड़ेगा। अगर वहाँ पे सब कुछ ठीक है तो आज नहीं तो कल वो रिकवरी करेगा। तो उससे पहले आप एक चीज़ों को समझिए, मार्केट कैप जो है वो 4000 करोड़ के आसपास है, मतलब बहुत हाई रिस्क की कंपनी है। तो मैं यहाँ पे मैंने जो रिस्क का डिसीजन लिया वो छोटे क्वांटिटी के साथ, क्योंकि मैं जब भी कोई स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड बनता है, मैं काम करता हूँ, तो वहाँ पे मैं क्वांटिटी बहुत कम के हिसाब से काम करता हूँ। क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि रिस्क ज़्यादा होते हैं। गिर अगर कोई भी मार्केट में करेक्शन आए तो 30, 40, 60% करेक्शन होना कोई आम बात नहीं है, इजीली वो हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा आपको सारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी और साथ ही साथ आपका फंड मैनेजमेंट को सही तरीके से करके ही काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो सारे अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उस अपडेट को देखिए, उसको सीखिए, जानिए। उसके बाद आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर जो आरओसी एंड आरओई है, दोनों ही आपको एक कुछ एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिले। कंपनी के ऊपर डेप्थ कम है, इनकम अच्छा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। और इम्पोर्टेंस पॉइंट जो है, जिस कारण के वजह से शेयर में करेक्शन हुआ वो कारण है कंपनी का सेल्स। क्योंकि सेल्स को देखेंगे तो 389 से 470 था, 70 हुआ था, उसके बाद 441, 397, मतलब कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार यहाँ पे गिरावट का माहौल नहीं, सॉरी, लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला था। फाइनली लास्ट क्वार्टर्स में कंपनी के ऊपर सेल्स डाउन हो चुके हैं और सेल्स लास्ट 4 क्वार्टर्स में डाउन होने के कारण शेयर में करेक्शन देखने को मिला। मगर धीरे धीरे करके कंपनी सेल्स को फिर से रिकवरी कर रहा है, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी धीरे धीरे करके रिकवरी होता हुआ देखने को मिला है। तो टाइम लग सकता है कंपनी में ऊपर जाने के लिए, क्योंकि कंपनी का सेल्स जब तक ना क्लियर हो कि हाँ सेल्स का ग्रोथ हो रहा है, तब तक इस कंपनी के ऊपर जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है उसका जर्नी होना इतना आसान नहीं है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो मतलब एज ए इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर देखिए, खुद एफएस ने कुछ क्वांटिटी को बीच में ज़्यादा बढ़ा दिया था 6% के आसपास, उसको फिर से यहाँ पे कम कर दिया। अभी डीएस के पास 22% का होल्डिंग था, वो 25% के आसपास है। अभी पब्लिक के पास 21% था, वो 18% है और प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग था उतना ही है। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, जो प्रोमोटर से लेकर एफएस, डीएस, पब्लिक, हर किसी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में इस कंपनी के ऊपर आगे बढ़ने का पोटेंशियल जरूर दिखेगा। तो बाकी कंपनीज के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो सेल्स, प्रॉफिट सब कुछ आपको अभी थोड़ा सा वीक होता देखने को मिले और यही कारण के वजह से शेयर में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है। हाँ, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया है, तो यहाँ से रिकवरी करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसको ब्रेक इतना आसानी से वो नहीं कर पाएंगे, अगर ब्रेक करें तो ही वो ऊपर जा सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। ऑब्वियसली में थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि इतना लंबा जर्नी कंपनी के ऊपर हो चुके हैं, कभी ना कभी तो वो यू टर्न लेने वाले थे। तो जिस तरीके से यू टर्न लेना शुरू किया है, तो मुझे लगता है टाइम लगेगा, फिर से वो यू टर्न लेकर इस हायर लेवल तक जा सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। देखिए, आईजीएल के ऊपर जब जब मैं वीडियो शेयर करता हूँ, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता रहता हूँ कि आईजीएल एक ऐसी कंपनी है
जिसके ऊपर आज जितना ग्रोथ है फ्यूचर में और भी ग्रोथ बनने वाला है। बहुत सारे जगह पे देखने को मिला कि दिल्ली गवर्नमेंट भी एक ये बता दिया था कि मार्केट में जितने सारे सीएनजी में चलने वाला गाड़ियां है उस गाड़ी को बंद करेंगे, उस जगह पे ईवी को लॉन्च करेगा। देखिए ईवी लॉन्च तो हो जाएगा मगर सीएनजी का गाड़ी बंद नहीं होगा, क्योंकि सीएनजी का डिमांड जिस देखिए कस्टमर यही देखेंगे कि उसका खर्चा कहाँ पे कम पड़ रहा है। देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि ईवीज में एकदम फ्यूल का खर्चा बहुत कम है, मतलब जो ईंधन है उसका खर्चा बहुत कम है, इसके लिए बता दूं उसका जो कॉस्टिंग है वो 5 से 7 साल 10 साल के बाद जो बैटरीज को चेंज किया जाएगा, उसका जो कॉस्टिंग आएगा ओवरऑल सीएनजी पेट्रोल डीजल में गाड़ी चलाने का जो खर्चा है वो देखा जाए तो एवरेजली सेम टू सेम ही है। तो सीएनजी का गाड़ी बंद नहीं होगा, सीएनजी गाड़ी अभी भी चलता रहेंगे, इतना जल्द से जल्द बंद हो जाएगा खत्म हो जाएगा ऐसे सोचना गलत होगा, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि ईवीज मार्केट में आ चुके हैं तो पेट्रोल डीजल बंद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। ईवीज अभी तक 5% भी मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाए, तो सोचिए कितना लंबा जर्नी ईवीज को करना पड़ेगा जो बाकी सेक्टर को वो बीट कर पाए, बाकी फ्यूल को वो बीट कर पाए। तो इसमें इतने सीएनजी के बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इस कंपनी के डेटा दिखा दूँ तो कंपनी के जो रेवेन्यूज है, मतलब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का जो रेवेन्यूज है वो आप देख सकते हैं कॉम्प्रेस नेचुरल गैस मतलब सीएनजी के ऊपर ही कंपनी का सबसे ज़्यादा बिजनेस है 75%, और पीएनजी पाइप नेचुरल गैस जिसके ऊपर 25%, जो घरों घरों में पाइप नेचुरल गैस कंपनी बेचते हैं उनमें से 25% मार्केट शेयर कंपनी के पास ही है, जो इस सेक्टर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और टोटल ऑल ओवर इंडिया में कंपनी 100% का काम कर रहा है। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग का कहना है कि कंपनी फ्यूचर में खत्म हो सकती है उसके लिए बता दूं इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बेस्ट दिखेगा। आरओसी देखिए 30% के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के सेम टू सेम है, ज़्यादा बोलना गलत होगा। डेप्थ एकदम जीरो है और इनकम जबरदस्त है। उसके साथ साथ प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। और कहने का मतलब है कि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है आप देख सकते हैं इस बार भी कंपनी का जो सेल्स है वो सेम टू सेम लेवल में है, उतना ज़्यादा नहीं हुआ, सेम टू सेम लेवल में सेल्स हुआ। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा एक रेंज के हिसाब से देखने को मिला है। 300 से 450 ये लेवल कंपनी के लिए बहुत दिनों तक इस लेवल के अंदर चला है, बीच में 535 करोड़ तक चला गया था। तो इस तरीके से वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी के शेयर में भी इसी तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिला। अगर चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे शानदार तरीके से एक चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो बहुत दिनों के बाद देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद टारगेट भी अचीव हुआ। नेक्स्ट जो सिचुएशन बना वो कुछ इस तरीके से कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने। फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, मगर मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, आप देखेंगे तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था तब मैं एंट्री लूंगा, मतलब ऐसे करेक्शन होकर इस लेवल को टच करना पड़ेगा तब यहाँ पे एंट्री में जरूर लेने वाला हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डेविस लैबोरेटरीज लिमिटेड। तो डेविस लैबोरेटरीज लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जाऊंगा, तो जहाँ पे एक शानदार तरीके से पैटर्न्स बना था, एक कप बना, उसके बाद एक दो तीन बार यहाँ पे क्या बना, हैंडल बना। तो कप के बाद 3 बार हैंडल बने हैं और हैंडल बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके टारगेट के नजदीक गया और टारगेट अचीव होने का भी कोशिश कर रहा है। वो कुल मिलाकर 28% के आसपास टारगेट अचीव होने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है इस सिचुएशन के बेसिस में मुझे जो यहाँ पे डेटा अपडेट देखने को मिला वो कुछ इस तरीके से लेवल्स में है। पहले कप बना, उसके बाद 3 बार हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उसी के बाद कंपनी धीरे धीरे करके उस टारगेट को अचीव करने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से ऊपर जा रहा है वो कुछ ही टाइम के बाद, कुछ ही मंथ के अंदर अंदर टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अभी ये देखना है कि डेविस लैबोरेटरीज के ऊपर ग्रोथ कितना है। अगर मैं क्वार्टरली ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो सेल्स बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 321 करोड़ से 540 करोड़ के आसपास देखने को मिला। नेट प्रॉफिट कुछ इसी तरीके से देखने को मिला है। तो जो इसका अर्निंग पर शेयर है वो पहले बहुत ज़्यादा था क्योंकि पहले कंपनी का प्रॉफिट और भी ज़्यादा था। अभी अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा कम हो गया था, उसको फिर से रिकवरी कंपनी ने कर बैठे, मतलब फिर से रिकवरी इस बार कंपनी कर चुके हैं। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही देखने को मिला है।
इस बार भी हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला लास्ट 7 to 8 क्वार्टर्स में, तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव बूस्ट देखने को भी मिला है। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर को देखेंगे तो प्रोमोटर के साथ एफएस, डीएस, पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी के ऊपर ये भी बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द टाटा एलेक्सी के ऊपर फिर से एक बार बोनस का अनाउंसमेंट होने वाला है। पिछले एक बार 2017 में बोनस दिया था, इस बार 2024 में बोनस देने वाला है और वो भी 1:1 का, हर एक के बदले एक शेयर बोनस मिलने वाला है। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।